कैसे हैं बच्चे, सब लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, पैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बेसिक पैथोलॉजी। तो बेसिक पैथोलॉजी में जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं सेलुलर अडेप्टेशन के या सेल इंजरी के, तो उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं सेलुलर अडेप्टेशन और सेल इंजरी को छोड़ के, उनमें फिर आगे आ जाते हैं एक्यूमुलेशन। सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की एक्यूमुलेशंस हो सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर इकट्ठी हो सकती हैं, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहली इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में एक्यूमुलेट होने वाली जो चीज़ है वो है फ़ैट। इसको हम स्टीएटोसिस भी कहते हैं या इसको फैटी चेंज भी कहते हैं। तो अब ये भी एक अपनॉर्मेलिटी है कि सेल के अंदर जो है वो फ़ैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, मतलब कि किसी भी वजह से फ़ैट जो है वो सेल के अंदर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगी सेल के अंदर, या फिर इंट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर भी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर जो है वो फ़ैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगी। तो फैटी चेंज या स्टीएटोसिस को आज हम डिस्कस करते हैं। स्टीएटोसिस या फैटी चेंज की डेफिनेशन देखें। द टर्म स्टीएटोसिस एंड फैटी चेंज डिस्क्राइब्स द अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद इन द पेरेन्काइमल सेल्स। देखिए बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं, ठीक है जी, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी आपको पता है, एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, और इनका जो बेसिक जो है जो चीज़ है जिनसे ये बनते हैं वो फैट्स होती हैं। लाइक सेल मेम्ब्रेन है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सारी ऑर्गेनेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बनती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड है या जो फ़ैट है वो एज अ प्रिकर्सर काम करती है, तो ये ठीक होगा। लेकिन क्या है कि जब कोई भी चीज़ है वो जब एक लेवल से कम या एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम अबनॉर्मेलिटी कहते हैं, या उसको फिर हम पैथोलॉजी कहते हैं। सो यहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर उसने बताई हुई है डेफिनेशन के अंदर ही कि जो स्टीएटोसिस या फैटी चेंज है इसमें क्या होगा, अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगी। उसने जस्ट एक्यूमुलेशन की बात नहीं की, अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, क्योंकि नॉर्मल एक्यूमुलेशन भी होती है ट्राइग्लिसराइड्स की पेरेन्काइमल सेल्स के अंदर, लेकिन अगर उस नॉर्मल एक्यूमुलेशन को छोड़कर अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी तो फिर इसको हम कहेंगे स्टीएटोसिस या फैटी चेंज। ठीक हो गया। सो फैटी चेंजेस जो है ये आमतौर पे वो कह रहा है कि जिगर में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिगर है वो सबसे बड़ा मेजर ऑर्गन है जो कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर फ़ैट मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ इन्वॉल्व होती है तो वो बेटा आपका लीवर होता है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो अकर इन द हार्ट, मसल्स एंड किडनीज। इसके अलावा कहाँ कहाँ हो सकती है एक्यूमुलेशन? ये बेटा हार्ट के अंदर हो सकती है, ये मसल्स के अंदर हो सकती है, ठीक है जी, ये किडनीज़ के अंदर हो सकती है। तो ये इन जगहों के ऊपर हो सकती है। इसके अलावा जो है ये जो फैट एक्यूमुलेशन है ये बेटा आपकी स्किन के नीचे भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कि आपके यहाँ पर जो स्किन है इसके नीचे जो है फैट डेपोजिशन हो सकती है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने देखा होगा जो मोटे लोग हैं सब एपिडर्मल स्पेस के ऊपर, ठीक है ना। ये बेटा फैटी चेंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे लिवर सेल के अंदर कह रहे कि हाई पावर डिटेल ऑफ फैटी चेंजेस ऑफ द लिवर इन मोस्ट सेल वेल प्रिजर्व्ड न्यूक्लियस इज squeezed into the displaced rim of the cytoplasm, but the fat vacuole जो है वो आपका नज़र आएगा। ये देखिए बेटा, ये जो आपको बड़े बड़े होल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं फैट मॉलिक्यूल्स जो कि सेल्स के अंदर जो है वो जमा हुए हुए हैं। अब आपको पता है कि सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म होता है,
अब अगर वो फैट वैक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जमा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी एक साइड पे हो जाएगा और जो न्यूक्लियस है वो भी एक साइड के ऊपर जो है वो स्क्वीज़ कर जाएगा, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी जो है वो एक साइड के ऊपर स्क्वीज़ कर जाएगा। तो ये आपको शक्ल में इस पिक्चर में जो माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये हर सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे लगा हुआ है और बाकी की साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी जगह है वो फैट ने घेरी हुई है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे काजेस कि कौन कौन से काजेस हो सकते हैं इसके फैटी लिवर के या स्टीएटोसिस के कौन कौन से काजेस हो सकते हैं, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स की वजह से ये हो सकता है, ठीक है ना। प्रोटीन की वजह से हो सकता है, प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन। उसके बाद डायबिटीज़ में हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ओबेसिटी और एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये कुछ काजेज़ हैं जिसमें ये कंडीशन हो सकती है। डेवलप्ड नेशन की बात करें हम, वो नेशंस जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं जिनमें माल न्यूट्रिशन वगैरह या फूड की जो डेफिशिएंसी वगैरह है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिनका खाने पीने का मेयार थोड़ा अच्छा है, उनमें फिर जो है फैटी लिवर कब होगा, वो बेटा आपको पता है फिर वो अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है ये आम तौर पे किसके साथ जुड़ी होती है, डायबिटिक और ओबेसिटी के अंदर। तो अगर तो अल्कोहल यूज़ करेंगे तो फिर उसको फैटी लिवर कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर अल्कोहल नहीं यूज़ करेंगे तो इसको नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। लेकिन नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज़ किस किस कंडीशन में हो जाएगी, ये बेटा ओबेसिटी में भी हो सकती है और डायबिटीज़ के अंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स। बाकी जो हमारे कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स हैं उसमें तो बेटा मेल न्यूट्रिशन होगी, फूड की डेफिशिएंसी होगी, फूड के अंदर जो किसी ख़ास मिनरल की ज़रूरत है उसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो ये काजेज़ जो हैं हमारे कंट्री के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स के बारे में आपको पता है कि जो फैट्स हैं वो बनते हैं ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड से। देखिए एक छोटा अगर सब यूनिट हम देखें लिपिड का तो वो 3 ग्लिसराइड और जो है एक फैटी एसिड जो है उससे मिलकर बनता है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ टाइटली रेगुलेट। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि जो सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा टाइटली रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि जितनी भी कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन है उतनी ही कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन भी होती है, उतनी ही कोलेस्ट्रॉल की कंजम्पशन भी होती है। जितनी चीज़ें जो है वो बनती हैं कोलेस्ट्रॉल से उतनी ही चीज़ें जो हैं वो दोबारा टूटती भी हैं, जिनसे दोबारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी प्रोडक्शन होती है। बल्कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये कंट्रोल की हुई होती हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि एक्यूमुलेशन मैनिफेस्टेड हिस्टोलॉजिकली, ठीक है ना, बाय द इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स। उसमें इंट्रासेलुलर जो है वो वैक्यूल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज टाइटली रेगुलेटेड सच दैट मोस्ट ऑफ द cells use the cholesterol for the synthesis of the cell membrane without the intracellular accumulation of the cholesterol या ester of the cholesterol। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो बहुत सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मैकेनिज़्म हैं जो कि इस कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करते हुए सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन करवाते हैं, एंजाइम्स की, ठीक है ना, मतलब कि प्रोटीन एंजाइम से मिलकर बनते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है वो है। इसके अलावा सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बाहर भी जो मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड से मिलकर बनती है। तो अब जो लिपिड की सिंथेसिस है या जो कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी जो यूटिलाइजेशन है ये एक बहुत ज़्यादा टाइटली रेगुलेट की जाती है सेल के अंदर कि इसको
इम्पोर्टेंट चीज़ें बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि अब नॉर्मली क्या होता है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को और फैट्स को और लिपिड्स को सेल के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, लेकिन विदाउट एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल। लेकिन अगर इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन हो जाती है, मतलब कि कंपोनेंट्स सेल के बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी अपनी ही एक्यूमुलेशन हो जाती है कंपोनेंट्स बनाते बनाते, तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन होगी। सो एक्यूमुलेशन मैनिफेस्टेड हिस्टोलॉजिकली बाय द इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स दैट आर सीन इन द सेवरल ऑफ द पैथोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो कह रहे हैं कि इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स फैट के आपको बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं उनमें नज़र आ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। बेटा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक स्मूथ मसल्स के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर आपको नज़र आ सकता है। इसमें देखिए इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में स्मूथ मसल सेल्स में और मैक्रोफेजेस में जो इंटीमल लेयर होंगी, और जो इंटीमल लेयर है एओर्टा की और लार्ज आर्टरीज की, वो फिल किससे हो जाती है? लिपिड्स के, ठीक है, और लिपिड्स के वैक्यूल से। उनमें से ज़्यादातर जो है लिपिड या लिपिड के वैक्यूल्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के साथ। तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के साथ ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये फैट जो है ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जो आर्टरीज़ हैं, जो ज़्यादातर वेन्स हैं, और इसके अलावा स्मूथ मसल्स के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर ये एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। रिजल्टेंट क्या होगा? एक तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कि जो इलास्टिसिटी है वो उनकी कम हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि इसकी डेपोजिशन से, एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या होगा कि जो डायमीटर है ब्लड वेसल्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को पास होने में दुश्वारी पेश आती है, और जो हार्ट है उसको भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और इसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी आपको देखने में मिलते हैं। सो इन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, smooth muscle cells and macrophages within the intimal layer of the aorta and large arteries are filled with the lipid vacuoles, so most of which are made up of cholesterol and cholesterol esters. So ये एक condition है, abnormal condition है, pathological condition है. So such cells has a foamy appearance like the foam cells, and aggregates of them in the intima produces the yellow cholesterol laden atheromas, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरियस डिसऑर्डर। सो इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में जो ख़ास तौर पे आपको करेक्टरिस्टिक्स नज़र आएंगे वो आपको कोलेस्ट्रॉल जो है डेपोजिशन नज़र आएगी विद इन द इंटीमा, मतलब कि जो इंटरनल जो लेयर है ब्लड वेसल्स की उसके अंदर आपको ये येलो कलर का जो प्लैक है वो बना हुआ नज़र आएगा। सो सम ऑफ द फैट लेडन सेल्स में रप्चर, इसमें से कुछ फैट लेडन सेल जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं, फट सकते हैं, और इसके नतीजे में जो लिपिड या फैट डेपोजिशन हुई है उनके अंदर वो अब फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगी। मतलब कि पहले वो विद इन द सेल्स थी इंट्रासेलुलर में, अब वो इंटरसेलुलर स्पेस में जो है वो फैट आना शुरू हो जाएगी, या जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। सो सम ऑफ दीज फैट लेडन सेल्स may rupture, releasing the lipid into the extracellular space. So the extracellular cholesterol esters may crystallize in the shape of long needles, producing the quite distinct clefts in the tissue sections. तो extracellular जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्रिस्टलाइज कर जाता है लॉन्ग नीडल्स की सूरत में, जो कि एक ख़ास तौर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नीडल्स प्रोड्यूस करता है टिश्यू सेक्शंस के अंदर। ये बेटा आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको आर्टरी नज़र आ रही है, ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल है। यहाँ पर ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक है, फैट डेपोजिशन हो गई है, जिसकी वजह से जो डायमीटर है वो भी कम हो जाता है और ब्लड को गुजरने में दुश्वारी पेश आती है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, और इसके अलावा जो इलास्टिसिटी है ब्लड वेसल्स की वो भी कम हो जाती है। ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड वेसल जो हैं वो इलास्टिक होती हैं, ख़ास तौर पे जो आर्टरीज़ हैं उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे ही हार्ट पंप करता है
सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो डायलेट कर जाती हैं, क्योंकि वो इलास्टिक होती हैं। बेटा इलास्टिक वही चीज़ है ना कि जो जिसको खींचने से उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है सिस्टोलिक जो साइकिल है उसके अंदर, तो ये फैल जाती हैं। तो आप इसी तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो आप ये फील कर सकते हैं अपनी पल्स को। नेक्स्ट क्या है, जेंथोमैस है। जेंथोमैस जो है ये क्लस्टर्स होते हैं फोमी सेल्स के। फोमी सेल्स वो सेल्स होंगे जिनके अंदर फैट डेपोजिशन हुई होगी। सो क्लस्टर्स ऑफ फोमी सेल्स आर फाउंड इन द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन and in the tendons producing the tumor masses known as the xanthomasses. So ट्यूमरस मैसेस बन जाते हैं जिनको xanthomasses कहते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे, स्किन के और टेंडन्स के। तो यहाँ पर इनको हम xanthomasses कहते हैं। सो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू क्लियर दैट the difference between the intercellular and intracellular. So when we talk about the intracellular, it is within the cell. Intra means within the cell. So whenever we talk about the intercellular means between the cells. cells के दरमियान में होगी तो इंटर होगी, सेल के अंदर होगी तो फिर इंट्रासेलुलर होगी। तो इंट्रासेलुलर accumulation of the cholesterol within the macrophages is also characteristics of acquired and hereditary hyperlipidemic states. तो ये भी एक characteristics है acquired hyperlipidemic states की, कि सेल्स के अंदर जो है वो फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। ये xanthomass भी आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। उसके बाद है जी कोलेस्ट्रोलोसिस। कोलेस्ट्रोलोसिस क्या है जी? कोलेस्ट्रोलोसिस रेफर्स टू द focal accumulation of cholesterol laden macrophages in the lamina propria of the gallbladder. तो गॉल ब्लैडर का जो लेमिना प्रोप्रिया है वहाँ पर मैक्रोफेजेस जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा उनकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। सो मैकेनिज़्म ऑफ एक्यूमुलेशन इज़ अननोन। इसका मैकेनिज़्म आप अभी तक जो है हमें नहीं पता चला कि किस तरह से जो है लिवर के अंदर फैट डेपोजिशन होती है। तो इसको कोलेस्ट्रोलोसिस भी कहते हैं। लिवर में भी हो सकती है, इसके अलावा बेटा ये गाल ब्लैडर में होती है। ठीक है जी। तो इसमें ये देखें, ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें ये जो ग्रीन के साथ ऊपर येलो कलर के डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, पेल येलो स्ट्रीक्स और स्पेक्स, तो ये किसके हैं? ये फैट के हैं। इसके साथ ही फोमी लिपिड लैडन आपको मैक्रोफेजेस में नज़र आ सकते हैं लेमिना प्रोप्रिया के अंदर। ये जैसे स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो है दाने दाने से आपको नज़र आ रहे होते हैं, इसी तरह से आपको इसी तरह से फैट डेपोजिशन या कोलेस्ट्रोलोसिस में भी नज़र आएंगे। तो इसको स्ट्रॉबेरी गाल ब्लैडर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गाल ब्लैडर की जो शक्ल है वो वैसी ही हो जाएगी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल जो शेप है, it will be just like the strawberry that we eat daily in your life. So क्या होगा? So risk factors उसमें कौन कौन से? what are the risk factor of the cholesterolosis? इसमें obesity है, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन अगर ज़्यादा हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, या एक्सरसाइज आप कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोलेस्ट्रोलोसिस। कोलेस्ट्रॉल लैडन मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स इन अफेक्टर ऑफ गाल ब्लैडर। सो गाल ब्लैडर कोलेस्ट्रोलोसिस इसको बोलते हैं अगर गाल ब्लैडर के अंदर जो है फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, तो लिवर या इसके अंदर। उसके बाद नेमेनपिक डिजीज़ है। नेमेनपिक डिजीज़ में सब मोस्टली पूछी जाती है कि व्हाट इज़ नेमेनपिक डिजीज़। नेमेनपिक डिजीज़ जो है वो देखें, the lysosomal storage disease is caused by the mutation affecting the enzyme involved in the cholesterol trafficking, resulting in the cholesterol accumulation in the multiple organs. अच्छा, तो बेटा होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। ठीक है ना, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है। उनको कोरोना की छुट्टियां नहीं होती,
ठीक है ना। होगा क्या कि जो लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ बेटा उसी वक्त होगी कि लाइजोसोम के अंदर जो कि सेल की एक ऑर्गेनेल है, उसमें आमतौर पे ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन की जो है और इसके अलावा लिपिड्स की और जो फैट्स हैं इन सब की जो है ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है। सो लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़ किसकी वजह से हो जाएगी? म्यूटेशन हो जाएगी। किस में म्यूटेशन होगी? एक ऐसे एंजाइम के अंदर जो कि इन्वॉल्व है कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग के अंदर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को सेल से बाहर जाने देना है या सेल के अंदर लेके जाना है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। सो अगर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगी प्रोटीन की, यूजुअली अपेयर्स इन राउंडेड, ठीक है ना। ये आमतौर पे कैसी होगी? ये राउंडेड होगी, ठीक है ना। इयोसिनोफिलिक ड्रॉपलेट्स होंगे, वैक्यूल्स नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। ये एग्रीगेट कर जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। बात समझ आ गई? इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में प्रोटीन्स हो सकती हैं यूजुअली और अपेयर एज अ राउंडेड इयोसिनोफिलिक, ठीक है ना। ये होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन को फिर हम नेमेनपिक डिजीज़ कहते हैं। इसमें एक 2 साल का बेबी है जिसमें नेमेनपिक डिजीज़ के कुछ साइन और सिम्टम्स आप देख सकते हैं। इसमें जो आइज़ हैं वो मूव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल स्टेयर करेगा और आपकी साइड पे ही देखेगा, मतलब कि जो उससे मुखातब होगा। और इसमें देखिए ट्रबल इन्वॉल्विंग इन आइज़ वर्टिकली, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जिसको हम नेमेनपिक डिजीज़ कहते हैं। फिर है रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबल। रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबल आर सीन इन द रीनल डिजीज़। अगर रीनल डिजीज़ हैं तो बेटा आपके किडनी के अंदर आपको पता है जो नेफ्रॉन है, जो स्मॉलर सब यूनिट है, वो सबसे पहले ग्लूमेरुलस से बनता है, अफेरेंट जो है माइक्रोट्यूबल्स से बनता है, उसके बाद एफिरेंट माइक्रोट्यूबल से मिलकर बनता है। तो ये देखें कि अगर एक्यूमुलेशन हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स इन द प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल्स आर सीन इन द रीनल डिजीज़, तो ये रीनल डिजीज़ में ही होंगी जो कि एसोसिएटेड है प्रोटीन लॉस के साथ और यूरिनरी प्रोटीन के साथ, ठीक है ना। यूरिन प्रोटीन यूरिया। सो इफ़ द किडनी small amount of protein infiltrated through the glomerulus are normally reabsorbed by the pinocytosis in the cells. So बहुत ज़्यादा जो है इसमें ये देखें कि लोग जो है जिनमें फैट डेपोजिशन होनी शुरू हो जाती है। देखिए इन दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होगा कि विद हैवी प्रोटीन लीकेज, प्रोटीन जो है इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। देखिए इन द डिसऑर्डर विद हैवी प्रोटीन एक्यूमुलेशन से क्या होगा कि ये सारी की सारी उस सेल के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इन डिजीज़ विद हैवी प्रोटीन लीकेज अक्रॉस द प्रोटीन इनटू द वेसल्स and in the protein appears as pink haline droplets within the cytoplasm। तो प्रोटीन यूरिया का कैसे पता चलेगा हमें? ये पिंक हेलाइन होंगे और अकॉर्डिंग टू पीएच इनका जो है बाकी का जो डाटा है वो भी हम लिख सकते हैं। सो इन डिसऑर्डर विद हैवी प्रोटीन लीकेज अक्रॉस द प्रोटीन इंटर द वेसिकल्स एंड इन द प्रोटीन अपीयर्स एज पिंक हेलाइन, तो इसको हम पिंक हेलाइन कहते हैं। ड्रॉपलेट्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूबुलर सेल, तो साइटोप्लाज्म जो है ट्यूबुलर सेल का उनमें भी जो है पिंक हेलाइन जो है आपको नजर आएगी। सो प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इफ़ द प्रोटीन यूरिया डिमिनिश, अगर प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो जाता है, द प्रोटीन ड्रॉपलेट्स आर मेटाबोलाइज्ड एंड डिसअपियर्स, तो इसको फिर वो कह रहे हैं कि मेटाबोलाइज और डिसअपियर जो है वो आप कर दीजिएगा। द प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। अगर प्रोटीन यूरिया ख़त्म हो जाता है तो जो प्रोटीन ड्रॉपलेट्स हैं जो एक्यूमुलेट हुए थे वो भी दोबारा पिघल के दोबारा वापस चले जाते हैं। ये देख सकते हैं आप प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स इन द
रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम। देखें जी, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में कोई भी चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्यूमुलेट होती है, तो एक्यूमुलेट के साथ साथ जो है आपने उस एरिया को क्लीन करना है, ठीक है ना। तो मज़ीद आगे चलते हैं। डिफेक्ट इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रीशन ऑफ क्रिटिकल प्रोटीन। अगर अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या म्यूटेशन हो जाती है प्रोटीन के अंदर सिग्निफिकेंटली स्लो, ठीक है ना, जैसे कि फोल्डिंग है उसमें, रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ पार्शली फ्लैडेड इंटरमीडिएट्स। तो इससे क्या होगा कि पार्शली फ्लैडेड इंटरमीडिएट्स बन जाएंगे, ये एग्रीगेट कर जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, लिवर के अंदर, जो कि सेक्रेट नहीं होते। तो द रिजल्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेटिंग एंजाइम काजेज द एम्फेसीमिया। एम्फेसीमिया बेटा इसमें जो आपकी लंग्स की जो दीवारें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा और वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। तो ये डेफिशिएंसी भी हो सकती है। क्यूमुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन भी हो सकती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन इंक्लूडिंग द माइक्रोट्यूबुल्स 20 से 25 नैनोमीटर डायमीटर है, एक्टिन फिलामेंट्स 6 से 8 नैनोमीटर, थिक फिलामेंट्स, ठीक है ना, और 15 मिलीमीटर होंगे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स 10 मिलीमीटर होंगे। सो न्यूरोफिब्रिलरी tangles found the brain in Alzheimer disease contains the neurofilaments and the other protein। तो Alzheimer disease बेटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग अपना भूल जाते हैं, रास्ता वगैरह भी भूल जाते हैं, नाम वगैरह भी भूल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि सेल्स के अंदर जो फैट है उसकी डेपोजिशन होने से जो दूसरे सेल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं मिलती, तो ये एक काज भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके साथ ही एग्रीगेशन है अबनॉर्मल प्रोटीन की। अबनॉर्मल आर मिसफोल्डेड प्रोटीन में डिपॉजिट इनटू द टिश्यू एंड इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शन। सो वेन एवर दे विल गेट डिपॉजिट इनटू द टिश्यू, सो द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द टिश्यू विल बी compromised. So abnormal misfolded proteins may deposit into the tissue and interfere with the normal functions. The deposits can be intracellular, extracellular or both, ठीक है ना, and the aggregates may either directly or indirectly cause the pathological changes। इसको जो है हम क्या कहेंगे, एग्रीगेशन ऑफ अबनॉर्मल प्रोटीन, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये आपने बेटा देख लेना है। इसके साथ ही आज का आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ, जिसमें हमने फैटी चेंजेस या स्टेटोसिस पढ़ा। हमने देखा किस तरह से फ़ैट आपकी बॉडी में अहम है और कहाँ कहाँ पर जो है ये डिपॉजिट हो सकती है। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं, अगर समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।